हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न PSIR। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था अरिस्टोटल को पढ़ना, उनके बारे में जानना, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक उनके बायोग्राफी के साथ साथ उनके कई सारे थियरीज को भी काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, समझ लिया था। और आज हम लोग करने जा रहे हैं उनके वन ऑफ द बेस्ट थियरी, द थियरी ऑफ जस्टिस। सो बी एनर्जेटिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग थियरी ऑफ जस्टिस को समझना उनके दिए गए एक प्यारे से कोट के साथ। जस्टिस मीन्स गिविंग ईच पर्सन हिज और हर ड्यू। फ्रेंड्स, ये जो कोट आप देख रहे हैं, ये एरिस्टोटल के बुक द पॉलिटिक्स से लिया गया है, जिसके माध्यम से एरिस्टोटल हमें ये समझाना चाहते हैं कि जस्टिस वही है, न्याय वही है, जहाँ पे ट्रांसपेरेंट वे में निष्पक्ष तरीके से प्रत्येक व्यक्ति को उनका हक दिया जाए जो एक्चुअली वो डिजर्व करते हैं। क्योंकि उनका मानना था कि स्टेट को डेवलप करने के लिए एक मात्र उपाय है कि वहाँ पे जस्टिस एस्टैब्लिश हो। क्योंकि अगर प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि स्टेट में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति के साथ अगर न्याय होगा तो वो क्या होगा कि वो खुश रहेगा, और उसके साथ अगर न्याय होगा तो वो स्टेट के लिए भी काम करना चाहेगा। उसके अंदर से मोटिवेशन आएगा कि हमारे साथ अगर अगर हमारे साथ स्टेट जस्टिस कर रही है तो मेरा ये फर्ज बनता है कि हम स्टेट को कंट्रीब्यूट करें, अपना एक अच्छा कि अपना बेस्ट दे करके, अपना एक अच्छा जो वर्क पोटेंशियल है उसका, उसको अच्छे तरीके से वो करके स्टेट को प्रॉस्पर बना सकता है। गेटिंग इट? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि एरिस्टोटल को हम लोग टोटल 10 पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक उनके इंट्रोडक्शन के साथ साथ उनके थियोरी ऑफ स्टेट, थियोरी ऑफ सिटीजनशिप, थियोरी ऑफ स्लेवरी, थियोरी ऑफ प्रॉपर्टी, थियोरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस को काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। और ये सारे वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा तो जाकर के पहले आप लोग इन वीडियोस को देख ले, ताकि आप लोगों को ये वीडियोस थ्योरी ऑफ जस्टिस समझने में काफ़ी आसानी होगा और सारी डॉट्स को आप लोग इजीली कनेक्ट कर पाओगे कि कैसे हम लोग सीक्वेंस वाइज में सारे थ्योरीज को इंटरकनेक्ट करके पढ़ रहे हैं। आने वाली वीडियोज में हम लोग इनके थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन, थ्योरी ऑफ लॉज को देखेंगे और लास्ट में हम लोग इनके क्रिटिसिज्म वाले पार्ट को भी समझेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारा जो पढ़ने का अप्रोच है वो इंटीग्रेटेड वे में है, इसीलिए हम लोग तब तक सारी चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, अच्छे से कंपेयर नहीं कर पाएंगे जब तक हम लोग सारे वीडियोस को एक दूसरे से इंटरलिंक करके ना पढ़ें, सारे फिलोसोफर को, आइडियाज़ को एक दूसरे से इंटरलिंक करके ना पढ़ें। तब तक हम लोग पॉलिटिकल थॉट को, पॉलिटिकल फिलोसफी को हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। तो अच्छा हो कि आप लोग पहले उन वीडियोज़ को देख ले, पिछले वीडियो जो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थियोरी ऑफ जस्टिस क्या है। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक बात थ्योरी ऑफ जस्टिस का है, तो अगर आप लोगों ने मेरे प्लेटो वाले सीरीज को कंप्लीट कर लिया होगा तो आप लोगों को ये पता होगा कि प्लेटो का और एरिस्टोटल का दोनों का ही कि ये कोर कंसर्न था जस्टिस को लेकर के कि स्टेट में ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है। क्योंकि उन दोनों का ही मानना था कि जस्टिस बहुत बड़ा वेपन है, बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा ये इंस्ट्रूमेंट है स्टेट के लिए, जहाँ पे जस्टिस के माध्यम से उन लोग स्टेट में पीस, प्रॉस्पेरिटी एक अच्छे तरीके से स्टैब्लिश कर सकते हैं। जस्टिस के माध्यम से ही वो हर एक इंडिविजुअल को उसके लिए एक अच्छा न्याय दिला सकते हैं उसको, जस्टिस की थ्योरी से ही। और इस तरीके से ये स्टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ये दोनों का ही मानना है, ये प्लेटो का भी कोर कंसर्न है कि स्टेट में न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पे भी होना चाहिए, स्टेट लेवल पे भी होना चाहिए। और एरिस्टोटल का भी ये मानना था कि जस्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, किसके लिए? स्टेट के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये प्लेटो का भी और एरिस्टोटल का भी कहीं न कहीं ये कोर कंसर्न है, ठीक है, स्टेट को लेकर के, तो कहीं न कहीं हम लोग को ये भी देखने को मिलेगा कि इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं डिफरेंसेस भी होंगे, सिमिलैरिटीज़ भी होंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समझना कि इन लोगों की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस था उन उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ थी, क्या डिफरेंसेस थे। उस चीज़ को हम लोग एक बार अच्छे तरीके से समझ लेते हैं ताकि इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग प्लेटो की बात करें तो वो कहते थे क्या कि जस्टिस इज वर्च्यू, मतलब कि सद्गुण ही न्याय है, ठीक है। क्योंकि उनका मानना था कि एक वर्चुअस पर्सन ही एक, कि जिसके अंदर सद्गुण हो काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ, जिनके अंदर रीज़न करने की क्षमता हो, सिर्फ वही जस्टिस कर सकते हैं हर एक लोगों के साथ में। लेकिन जो एरिस्टोटल का जो जस्टिस थ्योरी है वो इससे बढ़ करके है, क्योंकि उनका मानना था कि वर्चू बस एक प्रोसेस है, एक एक्शन है, किसके लिए? जस्टिस को अचीव करने का एक मीन्स है, जबकि एंड जो जस्टिस है वो कुछ और है, ठीक है।
वर्च्यू एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये एंड नहीं हो सकता है कि मतलब वर्च्यू के बिना हम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, जस्टिस स्टैब्लिश कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा आर्ग्यूमेंट था अरिस्टोटल का। और इसीलिए अरिस्टोटल कहते हैं क्या कि रीजन इज वर्च्यू बट रीजनेबल एंड रैशनल कंडक्ट इज जस्टिस। इसका मतलब क्या हुआ कि मानते हैं क्या कि जो वर्च्यू है, ठीक है, जो रीजन करने की क्षमता है वो तो ठीक है, लेकिन ये रीजनेबल नहीं है, ये रैशनल नहीं है, क्योंकि अगर अगर रीजनेबल और रैशनल कंडक्ट जो है वो एक्चुअल में जस्टिस है, ठीक है। लेकिन अपने आप में अगर वर्च्यू ही रीजनेबल या रैशनल होने लगेगा तो ये गलत है, ऐसा उनका मानना नहीं था। वो इस चीज़ को डिनाई कर देते हैं ये कहते हुए क्या कि रीजनेबल और रैशनल जो कंडक्ट होता है वो कंडक्ट जस्टिस कहलाता है, लेकिन जो वर्च्यू होगा, जो रीजन करने का जो क्षमता होगा उसका, वो बस एक प्रोसेस का, एक माध्यम का काम करेगा जस्टिस तक पहुंचने का। और इसे वो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं कि जो ट्रूथ इज वर्च्यू, मतलब जो सच है वो एक वर्च्यू है, ठीक है, लेकिन ट्रूथफुलनेस जो सच्चाई है वो न्याय है। अगर कोई सच बोलता है, ठीक है, तो वो उनका वर्च्यू है, ठीक है, उनका जो सद्गुण है, लेकिन जो सच्चाई है, जो पूरे ट्रूथ को डिफाइन करता है, उसके प्रोसेस को समझाता है, असल में वो न्याय है। लेकिन ये सारे डिफरेंसेस के पीछे का रीज़न क्या है? तो अरिस्टोटल कहते क्या है कि चाहे स्टेट में टायरनी स्टैब्लिश हो जाए, एरिस्टोक्रेसी स्टैब्लिश हो जाए, या डेमोक्रेसी रहे, पॉलिटी रहे, किसी भी तरह का गवर्नमेंट अब स्टैब्लिश कर लो स्टेट में, लेकिन वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक वहाँ के लोगों के जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उन लोगों के अंदर इनइक्वालिटी वाला फीलिंग उन लोग के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तब तक कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। और इसीलिए फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी ही सबसे बड़ा कारण है किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का चेंज होने का। और अगर मान लीजिए वहाँ पे इनइक्वालिटी इस्टेब्लिश कर रहा है, इनइक्वालिटी मतलब वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है अगर किसी भी सोसाइटी में, चाहे वो रियल मतलब फॉर्म में हो या इमेजिन फॉर्म में, चाहे वो सच में ही वहाँ पे मतलब कि एग्जिस्ट कर रहा हो इनइक्वालिटी, या तो फिर वो किसी की इमेजिनेशन पे हो, लेकिन जब भी ये इनइक्वालिटी टर्म स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे संभावना बढ़ जाती है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है किसका, रिवॉल्यूशन का, कि वहाँ के लोग जो होंगे वो काफ़ी मतलब कि रिवोल्ट करने पे उतारू हो जाएंगे किसके खिलाफ, तो उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के खिलाफ, चाहे वो टिरैनी रहे या एरिस्टोक्रेसी रहे, ठीक है। क्योंकि उन लोगों के अंदर ये फीलिंग रहेगा कि उन लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, क्यों, क्योंकि उन लोगों के साथ इनइक्वालिटी वाला मतलब भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है। और जब इस तरह का फीलिंग वहाँ के इंडिविजुअल्स के अंदर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग इवोल्यूशन करेंगे। और इसीलिए अरिस्टोटल ये कहते हैं क्या कि किसी भी स्टेट में जो रूलिंग क्लास होंगे, जो स्टेट को रूल कर रहे होंगे, या तो वो मोनार्की हो या तो फिर डेमोक्रेसी हो, पॉलिटी हो, कोई भी अगर लोग रूल कर रहे होंगे तो ये उन लोगों का फर्ज बनता है, ये रूलिंग क्लास का फर्ज बनता है कि वो बाकी सारे लोगों का मतलब कि नीड का ध्यान रखे कि वो लोग कहीं इनइक्वालिटी फील तो नहीं कर रहा है, उन लोगों का जो नीड है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि जब तक उन लोग मतलब खुद को सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे, जब तक उन लोग को यह एहसास नहीं होगा कि उन लोग के साथ इनजस्टिस नहीं किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, उन लोग सबको इक्वल ट्रीट किया जा रहा है, तब तक उन लोग के अंदर ये फीलिंग नहीं आएगा कि स्टेट उसके लिए सुटेबल है, कंफर्टेबल है, और वो लोग हमेशा स्टेट के अगेंस्ट होना चाहेंगे। इसीलिए एरिस्टोटल कहते हैं क्या कि ये ड्यूटी है किसका, रूलिंग क्लास का, कि वो लोग ध्यान दे, वो लोग इस बात पे मतलब कि ध्यान दे क्या कि वो लोग डेवलप कैसे करेगा अपना इंडिविजुअल्स को, उन लोगों को अनइक्वली ट्रीट ना किया जाए, इस बात का ध्यान रूलिंग क्लास को रखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि अरिस्टोटल ने थ्योरी ऑफ जस्टिस को कैसे डिवाइड किया है, ठीक है। तो अरिस्टोटल ने बेसिकली इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला यूनिवर्सल जस्टिस, दूसरा पर्टिकुलर जस्टिस। यूनिवर्सल जस्टिस क्या होता है? तो यूनिवर्सल जस्टिस होता है जो कॉमन हो, जो सबके लिए एक जैसा हो, ठीक है। मान लीजिए मेरे साथ ऐसा कोई क्राइम हुआ, मेरे साथ या फिर हम ही ऐसा कोई क्राइम किए, ठीक है, लेकिन वो क्या है कि वो यूनिवर्सल, जो कि वो सभी सोसाइटी पे इम्पैक्ट कर रहा है, या सोसाइटी में ऐसा कुछ हो गया जो बाकी सारे इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो यूनिवर्सल जस्टिस होगा अगर उसका सॉल्यूशन करवाया जाए, या उस चीज़ का जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसको अगर सॉल्व कर दिया जाए तो वो क्या होगा, यूनिवर्सली होगा। तो इसे वो कहते हैं क्या कि यूनिवर्सल जस्टिस होगा, जो कि ऑबिडियंस होगा किसका, लॉ का, जो कि लॉ के बेसिस पे चलेगा। और दूसरा है क्या, पर्टिकुलर जस्टिस। पर्टिकुलर जस्टिस को भी वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और दूसरा वो कहते हैं करेक्टिव जस्टिस, जिसका वो और भी नाम देते हैं, कम्यूटेटिव का, इलेक्टिशनरी का देते हैं, ठीक है। और इस तरह के कई भी नाम देते हैं वो, ये कहते हुए कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है कि मान लीजिए स्टेट में काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, अगर उतना बड़ा स्टेट है तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज भी होगा। अगर वो रिसोर्सेज मान लीजिए बाकी सारे इंडिविजुअल के साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है
वो मेरे साथ अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ये मेरे मेरे साथ क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिस होगा। ठीक है, तो ये स्टेट का फर्ज बनता है कि मेरे साथ भी जस्टिस हो, मेरे साथ भी न्याय हो, बाकी सारे रिसोर्सेज मुझे भी उतना ही मिले, मेरे पे भी उतना ही हक है उसका जितना कि बाकी लोगों का। ठीक है, लेकिन जो रिएक्शनरी जस्टिस है उसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मेरे साथ कुछ अन्याय हो गया, ठीक है, मेरे साथ कुछ इनजस्टिस हो गया, तो उसको सुधारना भी तो है, उसको करेक्ट भी तो करना है। किसी और के साथ हो गया या फिर हम कोई गलत किए तो मुझे भी तो सुधारना है। तो ये काम कौन करेगा, ये पर्सनली मेरे लिए हो रहा है। ठीक है, जो पर्सनली हमको इम्पैक्ट कर रहा है तो ये पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ जस्टिस होगा। लेकिन यूनिवर्सल जस्टिस क्या होगा, जो सभी को इम्पैक्ट कर रहा है, पूरे सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं कि यूनिवर्सल जस्टिस क्या है। ठीक है, इसे डिटेल में समझते हैं। तो यूनिवर्सल जस्टिस क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी काम, ठीक है, कोई भी एक्ट अगर लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी स्टेट है, वहाँ पे एक पॉलिटी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया हुआ है, ठीक है, और मान लीजिए वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके बेसिस पे सारा वर्क होना है, ठीक है, और वहाँ पे अगर सारा वर्क उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिटेशंस में हो रहा है, उस डोमेन में हो रहा है, तो ये क्या होगा कि वहाँ पे रहने वाले सारे इंडिविजुअल के लिए वो जस्टिस होगा। लेकिन वहाँ पे वो ये यूनिवर्सल कैसे हुआ, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई लॉ के अंतर्गत काम कर रहा है तो वो सभी के लिए काम करेगा, वो किसी इंडिविजुअल के लिए तो काम करेगा नहीं कि मान लीजिए किसी इंडिविजुअल के लिए कोई अलग लॉ इंप्लीमेंट कर रहा है, बाकी सबके लिए कुछ अलग लॉ इंप्लीमेंट कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। इसीलिए क्या कहते हैं क्या कि ये यूनिवर्सल जस्टिस होगा, अगर वो किसी लॉ के अंतर्गत काम करता है तो ये जस्टिस होगा किसके लिए, जनरल पर्पस के लिए होगा, कॉमन होगा, यूनिवर्सल होगा। ठीक है, ऑल लॉफुल थिंग्स आर जस्टिस। ठीक है, ये यूनिवर्सल जस्टिस कहलाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है, तो एरिस्टोटल कहते हैं क्या कि यूनिवर्सल जस्टिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूनिवर्सल जस्टिस के थ्रू ही आप पूरे कम्युनिटी को रेगुलेट कर पाओगे, पूरे कम्युनिटी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर पाओगे। क्योंकि अगर आप हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग लॉ बनाते हो, पर्टिकुलर लॉ पे बेस्ड रहते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेस्टिक हो जाएगा स्टेट के लिए कंट्रोल कर पाना, वहाँ पे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इस्टेब्लिश कर पाना। इसीलिए एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि यूनिवर्सल जस्टिस वहाँ पे एक अच्छा रोल प्ले करता है कि वो पूरे कम्युनिटी को रेगुलेट कर पाए, कोऑर्डिनेट कर पाए। ठीक है, और इसीलिए क्या कहते हैं कि ये ओबीडियंस ऑफ लॉ है। ठीक है, लॉ के अंतर्गत चलने वाला ये रूल है और इसके माध्यम से यूनिवर्सल जस्टिस इस्टेब्लिश हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसका सीधा सा मतलब है कि इफ़ यू एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ देन इट कम्स अंडर यूनिवर्सल जस्टिस। गेटिंग इट? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि पर्टिकुलर जस्टिस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक बात पर्टिकुलर जस्टिस का है, तो ये सभी इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है, हर एक इंडिविजुअल के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मेरे साथ प्रॉब्लम कुछ और हुआ, किसी और के साथ कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है। मान लीजिए मेरे घर में चोरी हो गई है, ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी कि किसी और के घर में भी चोरी हुआ हो। तो आप मेरे साथ जो जस्टिस होना चाहिए वो बाकी सबके साथ तो आप इम्पोज नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग पर्टिकुलरली वहाँ पे जस्टिस स्टैब्लिश करना होता है। हर एक जो इंडिविजुअल है उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, इसीलिए इसे पर्टिकुलर जस्टिस कहा जाता है, क्योंकि हमेशा सिचुएशन अलग अलग हो सकता है, इसीलिए पर्टिकुलर जस्टिस भी रिक्वायर्ड होता है स्टेट में। यूनिवर्सल जस्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि वो एक साथ पूरी कम्युनिटी को रेगुलेट कर पाए। लेकिन पर्टिकुलर जस्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि मान लीजिए किसी इंडिविजुअल के साथ अगर कोई गलत होता है तो उस चीज़ को मतलब कि हैंडल कर सके, उस चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके, इसलिए पर्टिकुलर जस्टिस का भी उतना ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है स्टेट में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब समझते हैं पर्टिकुलर जस्टिस का जो एक सब पार्ट है, सब डिवीजन है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो चलिए हम लोग समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है और उसका क्या वर्क होता है। तो जनरली डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है ये लेजिस्लेचर का पार्ट है। स्टेट में क्या इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा पहला होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है जुडिशरी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टेट के लिए, एक रूल मेकिंग के लिए और एक रूल एग्जीक्यूशन के लिए, मतलब उसका जस्टिस दिलाने के लिए। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है जनरली लेजिस्लेचर पे बेस्ड है। कैसे? तो इसका पहला जो आर्गूमेंट है, इसका जो पहला फॉर्म बनता है वो ये है कि मान लीजिए स्टेट्स के पास जितने भी रिसोर्सेज है, जितने भी उसके पास वेल्थ है स्टेट के पास, ठीक है, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो हर एक इंसान के बीच में, हर एक इंडिविजुअल के साथ एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, उसका ऑनर का, वेल्थ का, प्रॉपर्टी का, अपॉर्चुनिटी का, या बाकी सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं स्टेट के पास, वो हर एक चीज़ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके हर एक इंडिविजुअल का। इस चीज़ का ध्यान किसको रखना है, तो स्टेट को रखना है। किसके माध्यम से? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस प्रिंसिपल के माध्यम से रखना है। और ये कौन करेगा, तो वहाँ का लेजिस्लेचर करेगा, अपने वर्क के प्रिंसिपल में इस चीज़ को ध्यान देगा कि हर एक इंडिविजुअल के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा है।
और फिर नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट देते हैं एरिस्टोटल क्या कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो फेयर तरीके से होगा, किसी के साथ भी छुपा करके नहीं होगा, अन्याय तरीके से नहीं होगा, गलत तरीके से नहीं होगा, ठीक है। ये फेयर तरीके से होगा, फेयर माध्यम से होगा। और यहाँ पे वो प्रोपोर्शनल जस्टिस का प्रिंसिपल देते हैं। प्रोपोर्शनल जस्टिस का प्रिंसिपल क्या है, मतलब कि आप इक्वल्स के साथ इक्वली ट्रीट करोगे और अनइक्वल्स के साथ अनइक्वली ट्रीट करोगे। अब इसका क्या मतलब हुआ, अनइक्वली ट्रीट करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि उसके साथ इंजस्टिस करेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक जगह पे 10 लोग हैं, ठीक है। 5 लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया, जबकि 5 लोगों ने थोड़ा कम हार्ड वर्क किया। तो क्या आप सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे रिसोर्सेज जितना उसका आउटकम होता है? नहीं करोगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि इक्वल्स ट्रीट इक्वली और अनइक्वल्स ट्रीट अनइक्वली, ठीक है। मतलब जो जिसका हक है वो उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम डिजर्व करते हैं कोई मतलब किसी एक्सटेंट तक का रिसोर्सेज और आप मुझे उसका कम दे रहे हो, तो ये मेरे साथ अनजस्टिस हो रहा है। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जिस लायक है उसे उस लायक ट्रीट करना चाहिए, और ये काफ़ी फेयर तरीके से होगा। इसमें किसी भी तरीके का मतलब कि झोल नहीं कर सकते आप, किसी भी तरीके से इसे छुपा करके नहीं कर सकते हैं, अनफेयर तरीके से आप इसे नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये पूरा फेयरली होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट देते हुए एरिस्टोटल कहते हैं क्या कि स्टेट का ये हक बनता है, स्टेट का ये दायित्व बनता है कि वो हर एक पर्सन को रिवॉर्ड दें, ठीक है, उसके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग कि उसने स्टेट को कितना कंट्रीब्यूट किया, उसने सोसाइटी के वेलफेयर में कितना पार्टिसिपेट किया, और आप उस चीज़ के अकॉर्डिंग भी स्टेट का ये दायित्व बनता है कि हर एक पर्सन को रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन दे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और इसके सेकंड सब डिवीजन को समझते हैं, जिसे कॉम्यूटेटिव या रेक्टिफैक्टरी या करेक्टिव जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। और ये जुडिशियरी का वर्क होगा, जैसे कि हम लोगों ने पिछले में समझा क्या कि वो किसका, लेजिस्लेचर का वर्क था, और ये किसका वर्क है, तो ये जुडिशियरी का वर्क है। और ये स्टेट में कब काम आएगा, जब मान लीजिए किसी के साथ अन्याय होगा, ठीक है, तब यहाँ पे कम्यूटेटिव या करेक्टिव जस्टिस का उपयोग किया जाएगा स्टेट के द्वारा, जो एक जस्टिस मतलब कि जुडिशरी इसका मतलब निर्वहन करेगी, करेगा, ठीक है। तो वो कैसे किया जाएगा, तो इस तरीके से होगा कि मान लीजिए अगर हम किसी के साथ कुछ गलत किए, ठीक है, तो जुडिशरी का ये मतलब फर्ज बनता है, ये ड्यूटी बनता है क्या कि हम किसी के साथ अगर गलत किए हैं तो जिसके साथ गलत किए हैं उसको वो न्याय दिलाए, ठीक है। जो सफ़र किया है, जो उसका लॉस हुआ है उसको वो दिलवाए, और जो हम गलत किए हैं तो हमको वो अच्छा सा पनिशमेंट दे, ठीक है। हमको एक पनिशमेंट दे ताकि हम उस चीज़ को उसके साथ दोबारा ऐसा ना करें। ये किसका काम होगा, तो ये जुडिशरी का काम होगा, ठीक है। और ये क्यों होगा, तो ये करेक्शन करने के लिए होगा, ये करेक्टिव जस्टिस होगा। किसके साथ, ये मेरे साथ भी जस्टिस हुआ क्योंकि उसने मुझे सुधरने का मौका दिया, ठीक है। और ये उसके साथ भी जस्टिस हुआ जिसके साथ अन्याय हुआ था, तो उसे उसका न्याय मिल गया। और इसीलिए एरिस्टोटल आर्गुमेंट देते हुए कहते हैं क्या कि जो जुडिशरी का जो वर्क होगा ये रिस्टोरिंग इक्वालिटी का काम करेगा। अगर मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो उसका उसका जो लॉस है वो उस चीज़ को मेरे से लेगा, और जिसके साथ गलत हुआ है उस चीज़ को ये प्रोवाइड करवाएगा जुडिशरी, ताकि दोनों के साथ ही जस्टिस इस्टेब्लिश हो सके, इक्वालिटी इस्टेब्लिश हो सके। फिर नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट देते हुए एरिस्टोटल ये कहते हैं क्या कि जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में ये स्टेट का फर्ज बनता है कि स्टेट का सारा रिसोर्सेज हर एक इंडिविजुअल के साथ मतलब कि प्रोवाइड करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है। अगर वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन दे, ठीक है। तो उसी प्रकार एरिस्टोटल कहते हैं क्या कि करेक्टिव जस्टिस के माध्यम से जुडिशरी का भी ये फर्ज बनता है कि अगर कोई इंसान गलत करता है तो उसे पनिशमेंट भी उसके अकॉर्डिंग ही दे, वायलेशन ऑफ लॉ के लिए, ठीक है। उस लॉ का जो नियम है, ठीक है, उस नियम का हनन करने के लिए उसे पनिशमेंट भी उसी तरीके से देना चाहिए जिस तरह से उसे रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन दिया जाता है उससे कंट्रीब्यूशन के लिए। और अगर इस तरीके से कोई स्टेट अगर एक्ट करता है तो इससे क्या होगा कि वो हर एक इंडिविजुअल के साथ जस्टिस इस्टेब्लिश कर सकता है, उसके प्रॉपर्टी को मतलब काफ़ी ज़्यादा सिक्योर कर सकता है, उसके लाइफ को, उसके ऑनर को, उसकी प्रॉपर्टी को वो सिक्योर कर सकता है। इसीलिए स्टेट का फर्ज बनता है कि मतलब उसको पनिश करे जो गलत किया है, और विक्टिम को कंपनसेट करे जो उसका लॉस हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं क्या कि एरिस्टोटल बताते हैं क्या कि जो जस्टिस है, ठीक है, जो करेक्टिव जस्टिस है स्पेसिफिकली, वो दो टाइप का होता है। एक होता है वॉलंटरी एक्ट, दूसरा होता है इनवॉलंटरी एक्ट, ठीक है। वॉलंटरी एक्ट का मतलब क्या होता है, तो वॉलंटरी एक्ट का मतलब होता है जिसमें कि मेरा इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें हुआ हो, ठीक है। कैसे हुआ हो, जैसे मान लीजिए हमने कुछ खरीदा, हमने कुछ बेचा, हमने से किसी से कुछ लिया, हमने किसी को कुछ दिया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि हमने गलत नहीं किया, ठीक है, लेकिन मान लीजिए मेरे साथ गलत हुआ है।
हमने मान लीजिए किसी से कुछ खरीदा, मुझे पता नहीं था कि ये गलत चीज़ है या सही चीज़ है, लेकिन मैं उससे खरीद रहा हूँ, ठीक है। गलत तो इंटेंशन उसका था, लेकिन मैं भी उसमें पार्टिसिपेट तो किया ना, मतलब मेरा भी रोल था, ठीक है। डायरेक्टली रोल था मेरा कि मैं उसके साथ था वहाँ पे, तो ये वॉलंटरी एक्ट होगा, ठीक है। कि मैंने किसी से खरीदा, बाइंग किया, तो किसी से कुछ बेचा, सेल किया, लैंडिंग किया, ठीक है। इस तरीके का जितना भी कार्य है जिसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें होगा, ठीक है, वो वॉलंटरी एक्ट होगा। इनवॉलंटरी एक्ट क्या होगा? जैसे मान लीजिए चोरी हो गया, पॉइजनिंग, मर्डर, इस तरह के जितने भी केसेस है जिसमें मेरा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं, मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया, या मान लीजिए ये मेरे साथ ही हुआ कि मेरे साथ चोरी हो गया, मुझे ज़हर दे दिया गया, मेरा मर्डर हो गया, इस तरह का कोई भी सिचुएशन है, इसमें मेरा डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, मुझे पता भी नहीं इस बारे में, ठीक है। ना मैं उस चीज़ में मतलब कॉन्शियसली उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये क्या होगा? ये इनवॉलंटरी एक्ट होगा, किसके अकॉर्डिंग? तो करेक्टिव जस्टिस के अकॉर्डिंग। इसीलिए ये दोनों वॉलंटरी एक्ट और इनवॉलंटरी एक्ट दोनों के साथ अलग-अलग तरीके से ट्रीट करना होगा किसको? जुडिशरी को। गेटिंग इट? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और करेक्टिव जस्टिस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। सिंपल सेंस में आप लोग ये बस इतना ही समझो, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब होता है जो स्टेट का रिसोर्सेज है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है हर एक इंडिविजुअल के बीच में, तो वो इक्वली हो। अगर वो कोई इंडिविजुअल अगर स्टेट को कंट्रीब्यूट कर रहा है तो स्टेट का फर्ज बनता है कि उसे रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन दे। स्टेट का ये भी फर्ज बनता है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे पनिशमेंट दे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या कि एरिस्टोटल और प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। हम इन दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करके समझते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो इन लोगों के बीच में कंपैरिजन हम लोग देखते हैं, वो यही देखते हैं क्या कि प्लेटो ये कहते थे क्या कि जिसके हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक मतलब कि पर्सनल एक हर एक इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग सोल डोमिनेशन होता है, हर एक इंडिविजुअल के अंदर अलग 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 सोल एलिमेंट डोमिनेट करता है, और हर एक इंडिविजुअल को उसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर अगर मान लीजिए एपिटाइट ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, या मतलब उसके अंदर करेज डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर रीजन डोमिनेट कर रहा है, तो हर एक लोगों को उसकी ड्यूटी के अकॉर्डिंग मतलब उसके सोल एलिमेंट डोमिनेट करने के अकॉर्डिंग उन लोगों का ड्यूटी डिवाइड करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को वर्क करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो एरिस्टोटल का मतलब कॉन्सेप्ट है जस्टिस को लेकर के, वो ये क्या कहते हैं क्या कि ये प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ठीक है, कि उसने कितना कंट्रीब्यूट किया इस बेसिस पे उसका जस्टिस मतलब कि उसका जो ड्यूटी है वो डिवाइड होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसका जस्टिस होना चाहिए। क्योंकि प्लेटो कहते थे कि अगर अगर हर एक इंडिविजुअल अपने सोल डोमिनेंट के अकॉर्डिंग अगर ड्यूटी पूरा करता है तो वो स्टेट के साथ न्याय होगा। लेकिन एरिस्टोटल का मानना था क्या कि अगर हर एक इंसान अपनी मतलब अपना बेस्ट अगर स्टेट को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है, स्टेट को कंट्रीब्यूट करे तो असल में वो न्याय होगा। नेक्स्ट कंपैरिजन में हम लोग इसे सिंपल तरीके से समझ सकते हैं क्या कि जो प्लेटो का जो जस्टिस थ्योरी था वो ड्यूटी से रिलेटेड था, ठीक है, वो कर्तव्य से रिलेटेड था कि एक हर एक इंडिविजुअल का कर्तव्य क्या बनता है अपने स्टेट के लिए, वो ड्यूटी ओरिएंटेड था। जबकि ये जो एरिस्टोटल का जो जस्टिस थ्योरी है वो रिलेट करता है राइट्स पे, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल का मतलब कि हक क्या है उसका, उसको क्या हक मिलेगा, तो ये राइट ओरिएंटेड है, ठीक है, कि स्टेट उसको कितना राइट्स प्रोवाइड करवा रहा है। थर्ड कंपैरिजन हम लोग देख सकते हैं क्या कि जो प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो मॉरली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो फिलोसॉफिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि वो मतलब रूल ऑफ रीजन कहते थे कि जो फिलोसोफर किंग होगा वो रूल करेगा, इसी तभी मतलब सभी के साथ न्याय होगा। लेकिन जो एरिस्टोटल है वो कहते हैं क्या कि वो लीगैलिटी पे बिलीव करते हैं कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक अच्छा स्टेट होगा, और एक लॉफुल तरीके से हर एक लॉ के अंदर लीगल तरीके से मतलब कि अगर स्टेट रन करेगा तभी असल मायने में जस्टिस स्टैब्लिश हो सकता है किसी भी स्टेट में। नेक्स्ट हम लोग ये भी देखते हैं कि ये प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे बात करते थे, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस क्या था कि प्लेटो बात करते थे क्या कि हर एक लोगों के मतलब हर एक लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, वो कम्युनिज्म को बात करते थे कि कॉमन ऑनरशिप होगा। जबकि एरिस्टोटल बात करते हैं क्या कि जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना ही मिलेगा, ठीक है, इक्वल्स के साथ इक्वली ट्रीट किया जाएगा और अनइक्वल के साथ अनइक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये आर्ग्यूमेंट किसका था? तो ये आर्ग्यूमेंट एरिस्टोटल का था। नेक्स्ट कंपैरिजन हम लोग ये भी देखते हैं क्या कि जो प्लेटो का जो जस्टिस थ्योरी था वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल था, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेस्ड था किस पे? तो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड था, आइडियल स्टेट पे बेस्ड था, ठीक है। लेकिन जो एरिस्टोटल का जो जस्टिस थ्योरी है वो प्रैक्टिकल है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो प्लेटो थे वो यूटोपियन थिंकर थे, वो इमेजिनेशन पे बेस्ड रहते थे, वो इमेजिनेशन के बारे में सोचते रहते थे। लेकिन जो एरिस्टोटल है वो एक प्रैक्टिकल थिंकर है, वो एक प्रैग्मेटिक थिंकर है,
और वो क्या करते थे कि वो अपनी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे थ्योरीज देते थे। इसीलिए ये प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करते थे कि जो हो रहा है, जो एक्शंस है, जो गुडनेस है, ये इस तरीके का मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों के साथ जस्टिस होना चाहिए, और जब इस तरीके का कार्य होगा तभी जस्टिस स्टैब्लिश होगा स्टेट में। फिर फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट देख सकते हैं क्या कि जो प्लेटो का जो जस्टिस थ्योरी था वो उनके इनर सेल पे मतलब कि बेस्ड था क्या, क्योंकि प्लेटो मतलब बात करते थे कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर अपना एक इंडिविजुअल सोल होता है, हर एक इंडिविजुअल के अंदर मतलब अलग अलग सोल डोमिनेट करता है। इसीलिए वो इनर जो उनके अंदर डोमिनेट कर रहा है, इनर सोल जो डोमिनेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसे काम करना चाहिए। लेकिन जो एरिस्टोटल है वो बात करते हैं क्या कि हर एक मैन अपनी एक्शन के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश करता है जस्टिस को, ठीक है। कितना वो एक्सटर्नल एक्टिविटीज कर रहा है स्टेट के लिए, बाकी लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए कितना कर रहा है, ये उस चीज पे डिपेंड करता है, ये मैंस के एक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को इतने सारे कंपैरिजन पता चलते हैं, कंपैरिजन करने पे कि एरिस्टोटल और प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस में कितने सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं या और हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि जो एरिस्टोटल का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो किस तरीके से इन्होंने डिराइव किया, इसकी ज़रूरत क्या थी, ठीक है। कैसे प्लेटो का और एरिस्टोटल का दोनों का जो कोर कंसर्न था वो स्टेट को लेकर के था कि जस्टिस होना ही चाहिए, जस्टिस के बिना स्टेट का एक अच्छा वेलफेयर स्टेट नहीं बन सकता है, और जस्टिस इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए उसने उस तरीके को बात किया, ठीक है। फिर एरिस्टोटल ने बताया क्या कि मतलब जस्टिस कितने पार्ट में होना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि एक यूनिवर्सल होना चाहिए जो कि सबके लिए कॉमन होगा, दूसरा पर्टिकुलर होना चाहिए जिससे हर एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग चलेगा, उसमें भी उन्होंने दो पार्ट में बताया कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, एक करेक्टिव होगा, ठीक है। जिसमें कि एक लेजिस्लेचर का वर्क होगा, एक जुडिशरी का वर्क होगा, और इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को डिफाइन किया, पूरा वर्क को समझाया, ठीक है। लास्ट में हम लोगों ने उनके कंपैरिजन को भी देखा कि कैसे प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों का मतलब जो वे ऑफ थॉट है, जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, वो कैसे डिफर करता है, एक दूसरे से कैसे कॉन्फ्लिक्ट करता है, हम लोगों ने इस चीज़ को समझा। तो आई होप आपको ये वीडियोस काफ़ी पसंद आया हो, अभी तक आपको सारे कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। फिर भी अगर अभी भी आप लोगों के मन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट रह गया हो, कुछ डाउट रह गया हो ऐसा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, काफ़ी पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गुड बाय।